तो देखें पोस्ट मौर्य में सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है कुषाण डायनेस्टी है। यह सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी है। बच्चों वैसे तो अलग अलग डेट्स हैं, अधिकतर इसी डेट को माना जाता है 250 एडी तक। 50 बीसी से 250 एडी तक यह डायनेस्टी थी और इस वंश की कैपिटल प्रारंभ में पुरुषपुर थी। आज का पेशावर, टुडेज पेशावर, यह इनकी राजधानी थी। पाकिस्तान में है ये। कुषाण वंश के शासक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत में प्रवेश किया और पुरुषपुर, पेशावर इत्यादि पर कब्जा कर लिया। यहीं पर ये बस गए, यहीं के हो गए। बौद्ध धर्म बाद में स्वीकार कर लिया। ये लोग सेंट्रल एशिया से चले थे, चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि चीन की दीवार, चाइनीज वॉल 221 बीसी में बन चुका था, इसलिए उधर नहीं जा पाते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड से बच्चों इंडिया में आ जाते थे, प्रवेश कर जाते थे। तो ये लोग आए और यूची कबीले से बिलोंग करते थे। ये कुषाण शासक यूची कबीले से बिलोंग करते थे। इस ट्राइब के थे ये लोग। पशु चराते थे और पशु चराते चराते इंडिया में आए, यहीं बस गए, यहीं के हो गए। इनका संस्थापक कोजुल कैडफिसेस था। कोजुल कदफिसेस, या इसको कदफिसेस फर्स्ट भी कहा जाता है। इसका उत्तराधिकारी विमा कैडफिसेस था। विम कदफिश अर्थात कई कैडफिसेस शासक आए थे। इनको कदफिस फर्स्ट, कदफिस सेकेंड भी कहा जाता है, ऐसा भी आप पढ़ेंगे। पूरा नाम कोजुल कैडफिसेस विमा कैडफिसेस था। इसके बाद एक विमा सेकेंड भी आया। विमा सेकेंड का बेटा कनिष्क था और कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट किंग था। कुषाण वंश में कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट किंग था। इसका शासनकाल 72 एडी से 102 एडी तक माना गया है। 72 एडी से 102 एडी तक माना गया है। तो ये मेन किंग है। कनिष्क के बाद वशिष्ठ आया था। वशिष्ठ किस वंश में आया? वशिष्ठ के बाद हुविष्क आया, हुविष्क इत्यादि आए। लास्ट किंग वसुदेव था। अंतिम राजा, लास्ट किंग यही था बच्चों। तो तमाम किंग आए हैं कुषाण वंश में, लेकिन कनिष्क सबसे पावरफुल किंग था। तो इसी के बारे में कुषाण वंश में कोई क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में बनता है। हाँ, अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन था, कुजुल कदफिश ने कुषाण वंश की स्थापना किया था। तो चलिए हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और आगे बताते हैं। तो सभी को नमस्कार। अनुपम गुप्ता, पीतम कुमार, सभी को नमस्कार। बिल्कुल बच्चे, आदर्श सारे पार्ट कराएंगे, चिंता नहीं करना है आपको, बस हमारे साथ जुटे रहना है। बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। इतिहास सब पढ़ा देंगे आपको। बड़ा बेवफा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा। रात भर रटो दिन में सफा, इसलिए दिन में पढ़ा रहे हैं जिससे कि सफा ना हो। तो सारा पढ़ाएंगे। तो आइए आप देखें, कनिष्क मेन किंग है।
कनिष्क के बारे में तमाम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसलिए कनिष्क को ध्यान से पढ़ें। देखिए, कनिष्क का मीनिंग होता है लिटिल फिंगर। कनिष्क शब्द का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, इसके नाम का मीनिंग लिटिल फिंगर होता है, छोटी उंगली। कनिष्ठिका, कनिष्क, कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर। बच्चों, आप जानते हैं कनिष्क जो था इंडियन नहीं था, इसके पूर्वज सेंट्रल एशिया से आए थे, चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इसके पूर्वज आए, और ये सभी लोग इंडिया में आकर पुरुषपुर पेशावर के पास बस गए, पशु चराते थे, पशु चराते चराते इंडिया में आके एक विशाल किंगडम की स्थापना कर दी है। इसी सिलसिले में कनिष्क जो था जब किंग बना तो इसका नाम देखिए इंडियन पड़ गया ना, कनिष्क इंडियन नाम हो गया। इसके पूर्वज कुजुल कैटफिशेस, प्रीमा कैटफिशेस, नाम इसका कनिष्क इंडियन। दरअसल ये लोग आए यहीं के हो गए, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। विम कदफिश जो नहीं है, विम कदफिश, और एक और था पहले, ग्रीक किंग था, उसने सोने के सिक्के चलाए थे, भी आपको बताएंगे। लेकिन कनिष्क जो था इंडियन नाम है, लिटिल फिंगर। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा गया है, ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। कनिष्क को सेकंड अशोका कहा गया है, दूसरा अशोक कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इसने भी बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया से बाहर किया था। इफ क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एन सेकंड अशोका, कनिष्क वाज कॉल्ड एज सेकंड अशोका because he also spread Buddhism outside India like Ashoka. कनिष्क का किंगडम अशोक से बड़ा किंगडम था। कनिष्क के साम्राज्य में उत्तर भारत के अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी इंडिया का, लेकिन सेंट्रल एशिया का अधिकांश पार्ट कनिष्क के किंगडम में था। सेंट्रल एशिया से रेशम मार्ग जाता था, एक रेशम मार्ग यूरोप की तरफ जाता था, एक अन्य रेशम मार्ग ईरान, सेंट्रल इंडिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ जाता था, मिडिल एशिया की तरफ जाता था, और एक रेशम मार्ग इंडिया में आता था। यानी कनिष्क का किंगडम इतना विशाल था कि इसके किंगडम में चीन से जाने वाले रेशम मार्ग आते थे। तीनों रेशम मार्ग पर कनिष्क का कब्जा था। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, शायद आप जानते हैं रेशम का सबसे पहला उत्पादक देश, रेशम का प्रथम उत्पादक देश चाइना था। इंडिया में कॉटन पैदा होता था सिंधु सभ्यता में, चाइना में रेशम, इसलिए विशाल किंगडम का मालिक था। लेकिन इसके दरबार में चरक रहते थे बच्चों, चरक, फादर ऑफ आयुर्वेद। इनके दरबार में आयुर्वेद के जनक चरक रहते थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स था ना, दुनिया में फादर ऑफ मेडिसिन, वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन अगर पूछा जाए वर्ल्ड में, विश्व में फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, ग्रीस का था ये हिप्पोक्रेट्स, यूनानी था ये, विश्व में फादर ऑफ मेडिसिन इसको मानते थे। ग्रीक मेडिसिन इसी ने दिया था, यूनानी मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, और हिप्पोक्रेट्स चरक से बहुत पहले आया था। आयुर्वेद इंडिया में बाद में आया है, इसलिए वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन इसी को लगाइएगा। हाँ, ये पूछा जाए कि आयुर्वेद का कौन था, तो आयुर्वेद का ये है, इंडिया में कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने चरक संहिता नामक किताब लिखा है, संस्कृत भाषा में है चरक संहिता, यह पुस्तक इन्होंने लिखा है। सब बच्चों, चरक संहिता इस किताब को इन्होंने लिखा है। एक बात और यहां देखें आप,
चरक के अलावा सुश्रुत भी रहते थे। सुश्रुत कनिष्क के दरबार में यह भी थे, इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। यह भी बहुत दफा पूछा गया एग्जाम्स में। शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा गया है, कनिष्क के दरबार में थे ये। तो वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, वर्ल्ड में फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत थे। इनका जिक्र गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी आया था 11वीं शताब्दी में। उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया है, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र इस किताब में किया गया है। तो बच्चे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड में इनको माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने दिया बच्चों, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का जनक पूछा जाए तब भी यही लिखा जाएगा, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ऐसे ऐसे विद्वान कनिष्क के दरबार में थे। आगे चलते हैं, आप अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल होता जाता है धीरे धीरे इतिहास। अब आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें और आप देखें, बच्चों देखें, इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में वासुमित्र रहते थे। ये बौद्ध विद्वान थे। अश्वघोष भी रहते थे, यह भी बौद्ध विद्वान थे। वासुमित्र तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे, आपको बताएंगे आगे, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष ने किताब लिखा है बुद्ध चरितम, बड़ी फेमस किताब है ये। पूछा जाए कि बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन हैं, यह किताब संस्कृत भाषा में है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे, बुद्ध चरितम नामक किताब लिखा था। एक किताब इन्होंने और लिखा है सौंदरानंद, एक इनकी और पुस्तक है सौंदरानंद। यह किताब भी इन्होंने लिखा है, यह भी संस्कृत भाषा में। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे ये, इनको पाटलिपुत्र से अपने साथ लाया था। और विद्वानों में अगर आप देखें कनिष्क के दरबार में, तो नागार्जुन रहते थे। नागार्जुना, यह कनिष्क के समकालीन थे बच्चों। इन्होंने किताब लिखा है रस रत्नाकर। यह पुस्तक रस रत्नाकर इन्होंने लिखा है। लेकिन आपको बताएं कि नागार्जुन कनिष्क के दरबार में नहीं थे, बल्कि कनिष्क के समकालीन थे। ये आंध्र प्रदेश के थे। नागार्जुन के नाम पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर इन्हीं के नाम पर है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध किसके नाम पर है? इस बौद्ध विद्वान के नाम पे है। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? शून्यवाद इन्होंने दिया है। शून्यवाद, यह सिद्धांत इन्होंने दिया है, या बच्चों इसको कहते हैं माध्यमिक दर्शन। माध्यमिक दर्शन इन्होंने दिया है। माध्यमिक फिलॉसफी, यह सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसका मतलब होता है शून्यवाद का मतलब मिडिल पाथ। लेकिन आपको बताएं
आइंस्टीन का सिद्धांत अगर आपने पढ़े हो, आइंस्टीन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिता का सिद्धांत पढ़े होंगे ना सभी बच्चों ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का सापेक्षिता का सिद्धांत, इनका सिद्धांत जो है नागार्जुन का शून्यवाद, यह सिद्धांत आइंस्टीन के सापेक्षिता के सिद्धांत के इक्वल है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वल है बच्चों ये, इसलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। आइंस्टीन, ये पूछा जाए तो बच्चों नागार्जुन को लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सापेक्षिता का सिद्धांत दिया है। शून्यवाद की प्रणेता नागार्जुन, इनका यह सिद्धांत आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बराबर है, इसलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। शून्यवाद की प्रणेता नागार्जुन, इसको माध्यमिक दर्शन भी कहते हैं, आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वल है, इसलिए भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके नाम से आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध इनके नाम पे है। नागार्जुन सागर बांध दक्षिण में कृष्णा नदी पर है, इनके नाम पे। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे विद्वान कनिष्क के दरबार में थे, इसलिए कनिष्क का शासन कम प्रभावशाली नहीं था, अशोक के इक्वल था। सेकंड अशोक इसीलिए कहा गया इसको, हर दृष्टि से अशोक के इक्वल था। ठीक है, अब आप आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। कनिष्क के शासनकाल में 72 एडी में चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो बच्चे ये आपको बताएं 72 एडी में चौथा बौद्ध सम्मेलन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यह कनिष्क के समय में कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन श्रीनगर में है बच्चों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में कुंडल वन में चौथा बौद्ध सम्मेलन यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने बुलाया था। पहला बौद्ध सम्मेलन 483 बीसी में हुआ था, 483 बीसी में मगध का किंग अजात शत्रु था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद बुलाई गई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में हुआ था, वैशाली में बुलाया गया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के समय में हुआ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 251 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध के 10 साल बाद बुलाया था। लेकिन चौथा बौद्ध सम्मेलन 72 एडी में कनिष्क ने कश्मीर के श्रीनगर के कुंडल वन में बुलाया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन दिस बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध रिलीजन स्प्लिट इनटू 2 सेक्ट्स। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। वन वाज कॉल्ड एज हीनयान, सेकेंड वाज कॉल्ड एज महायान। एक को हीनयान कहा गया, दूसरे को महायान कहा गया था। विभाजन का कारण क्या था? हीनयान बुद्ध के जातक कथाओं की पूजा करते थे, बुद्ध के सिद्धांत पर चलते थे। महायान वाले बुद्ध के बताए रास्ते से हट गए, बुद्ध को भगवान मानने लगे और बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा करने लगे। तो बच्चे हीनयान महायान 2 संप्रदाय कनिष्क काल में बना था। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध सम्मेलन, अब पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे?
तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे बच्चे? डिप्टी प्रेसिडेंट अश्वघोष थे। चौथे बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष वासुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया। एक को कहा गया हीनयान, दूसरा क्या कहलाया? महायान कहलाया था बच्चों। सेकेंड वाज कॉल्ड एज महायाना। तो एक को हीनयान कहा गया, दूसरे को महायान कहा गया। इंग्लिश में इसका मतलब होगा लेसर व्हील। लेसर व्हील का मतलब होता है छोटी पहिया, और इसका मीनिंग होता है ग्रेट व्हील, यानी बड़ी पहिया। तो एक को हीनयान, दूसरे को महायान कहा गया था। तो बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक को हीनयान कहा गया, दूसरे को महायान कहा गया। यानी हीनयान में कम अनुयायी थे, महायान में ज्यादा अनुयायी थे। कनिष्क किसको मानता था? तो कनिष्क बच्चों महायान संप्रदाय को मानता था। कनिष्क काल में विभाजन हुआ, कनिष्क महायान को मानता था। और ये लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे, आइडल वर्शिप। बुद्ध को भगवान मान के बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे थे। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कनिष्क महायान संप्रदाय को मानता था, महायान वाले बुद्ध को भगवान मानने लगे, बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे थे। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे के पॉइंट्स बताते हैं। कनिष्क महायान को मानता था। कनिष्क के समय में मूर्ति बनाने की दो शैली आई थी। कनिष्क काल में मूर्ति निर्माण की दो शैली आई। मूर्ति बनाने की दो कला, एक को गांधार शैली, दूसरी की मथुरा शैली कहा गया। तो कनिष्क पीरियड में ही आए थे। और कला की दृष्टि से कनिष्क के समय में मूर्ति बनाने की दो शैली। यह शैली पत्थर पर भगवान बुद्ध की, और बनाया कौन करते थे, किसके लिए बनाया जाता था? महायान संप्रदाय के लिए। हीनयान मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो दो कला, टू स्कूल ऑफ स्कल्पचर। मूर्ति कला दो आई। एक तो आई बच्चे गांधार शैली, दूसरी है मथुरा शैली। बच्चों गांधार शैली में स्लेट स्टोन का प्रयोग किया जाता था, यानी काले पत्थर का प्रयोग होता था। गांधार शैली में काले पत्थर पर बुद्ध की मूर्तियां बनती थी। दूसरा बच्चों, गांधार शैली में और खास बातें बताते हैं आपको। गांधार शैली में बुद्ध की खड़ी मूर्तियां बनती थी, स्टैंडिंग स्टैच्यू। बुद्ध की मूर्तियां खड़ी बनाई जाती थी, स्टैंडिंग स्टैच्यू थी, बैठी नहीं, खड़ी मूर्तियां बुद्ध की होती थी। बुद्ध की खड़ी हुई मूर्तियां आपको पता होगा 2001 में तालिबान गवर्नमेंट 96 से 2001 तक आई थी। 2001 में तालिबान गवर्नमेंट ने गांधार के पास यानी बामियाना के पास अफगानिस्तान में बुद्ध की दो मूर्तियां खड़ी थी। एक तो 175 फीट ऊंची, दूसरी 173 फीट ऊंची। दोनों ही मूर्तियों को डायनामाइट से उड़वा दिया था। बामियाना में बुद्ध की दोनों मूर्तियों को तालिबान सरकार ने उड़वा दिया था बच्चे, वही तालिबान जो अब आए हैं। तो इसमें बुद्ध की खड़ी मूर्तियां होती थी। और एक बात बताएं, इस मूर्ति में
इंडो ग्रीक कला का प्रभाव था। इंडो ग्रीक, इंडो यूनानी कला से प्रभावित थी बच्चों। और आपको बताएं, गांधार शैली में बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, स्माइलिंग फेस है बुद्ध का। खास अंतर ये है, स्लेट स्टोन का प्रयोग किया जाता था। मथुरा शैली, एक बात और इसमें बता देते हैं, गांधार शैली का केंद्र तक्षशिला में था। तक्षशिला में यह मूर्ति बनती थी। और तक्षशिला कहाँ है? पंजाब में है, पाकिस्तान में है बच्चों। यह पाकिस्तान के पंजाब में, यहां पर इसका केंद्र था। चलिए, मथुरा में अगर आप देखें तो मथुरा शैली में रेड सैंडस्टोन पर बनती थी। रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरी बात, सिटिंग स्टैच्यू बुद्ध की होती थी। बैठी मूर्तियां हैं, बुद्ध बैठी मूर्तियों में हैं। ग्रीको रोमन शैली से प्रभावित थे बच्चों। ग्रीको रोमन कला से प्रभावित थी। यूनानी रोमन कला का प्रभाव था इसमें। और बुद्ध दुखी दिखाए गए हैं, सैडनेस, बुद्धा दुखी मुद्रा में है बुद्ध। बुद्ध को दुखी मुद्रा में दिखाया गया है। और इसका केंद्र पूछें तो मथुरा में है बच्चों। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका केंद्र था। आज भी सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की मथुरा शैली में मिलती हैं। गांधार शैली वाली अधिकांश मूर्तियां पाकिस्तान अफगानिस्तान में थी, कंदहार गंधार साइड में। तो ये खास बातें हैं, ये जरूर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इस पे। यही प्रश्न पूछते हैं कि इंडिया में मूर्ति बनाने की पहली कला कौन सी है, तो गांधार शैली है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में आई, कनिष्क पीरियड में आई, बुद्ध की मूर्तियां बनती थी। ये इसकी खास बात है, बुद्ध की स्टैच्यू बनाई जाती थी। चलिए कुछ और पॉइंट कनिष्क के बारे में, बेहतरीन पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट्स हैं सारे। आगे देखें, अगले पॉइंट की तरफ अगर आप चलें तो यहां पर आप देखेंगे कि 78 एडी में शक संवत कनिष्क ने चलाया था। शाका एरा बच्चों, शक संवत यह एक कैलेंडर था, पंचांग। इस कैलेंडर को कनिष्क ने स्टार्ट किया था। इसी कैलेंडर को भारत सरकार ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को एडॉप्ट किया था, यानी स्वीकार किया था। किस रूप में? नेशनल कैलेंडर के रूप में। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया है। और इस कैलेंडर को 1 मार्च 1957 को लागू किया है, इम्प्लीमेंटेड, लागू किया बच्चों। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का वित्तीय वर्ष 1 मार्च से 31, 1 अप्रैल, 1 मार्च से 31, सॉरी 1 अप्रैल को लागू किया है, मार्च नहीं सॉरी, 1 अप्रैल को लागू किया है 1957 से। 22 मार्च को स्वीकार किया है नेशनल कैलेंडर के रूप में, और 1 अप्रैल से इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में लागू किया है। नेशनल कैलेंडर के रूप में इसे लागू किया है। तो 1 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च का भारत का नेशनल कैलेंडर चलता है।
आपको शायद पता होगा, एक आप सभी जानते हैं वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का इसीलिए होता है। 1957 से इसको लागू किया है। 1957 से भारत का वित्तीय वर्ष भी स्टार्ट किया है। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी यानी करेंसी सिस्टम इंडिया का 1 अप्रैल 1957 से स्टार्ट किया गया है। इससे पहले ब्रिटिश मुद्रा नीति थी, लेकिन 1 अप्रैल 1957 से भारत की मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया और भारत का नेशनल कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत का पहला महीना चैत्र का होता है। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, क्वार, कार्तिक, इगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। तो शक संवत कनिष्क ने स्टार्ट किया था, 75 एडी में स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट ने 22 मार्च को एडॉप्ट किया था, 1 अप्रैल 57 से लागू किया है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का इसीलिए होता है। भारत का मुद्रा नीति मॉनेटरी पॉलिसी इसीलिए लागू होता है बच्चों। कनिष्क का बहुत बड़ा योगदान है इस मामले में। और आपको अगर बताएं तो कनिष्क ने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स भी चलाया है, स्वर्ण मुद्रा, और इसको सुवर्ण कहा जाता था। सुवर्ण, गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण मुद्रा, भारतीय शैली में बच्चों, ये भी याद रखिएगा, भारतीय शैली में। इंडियन आर्ट में पहली बार सोने का सिक्का कनिष्क ने चलाया था। वैसे तो तमाम सोने के सिक्के चले, विम कदफिश ने भी चलाया था। इसके पूर्वज विम कदफिश ने सोने का सिक्का चलाया, वो भारतीय शैली में नहीं था, लेकिन पहली बार कनिष्क ने सोने के सिक्के भारतीय शैली में चलाए, अर्थात भारतीय कल्चर को इस पे अडॉप्ट किया गया है। संस्कृत में इस पे लिखा गया है, क्योंकि संस्कृत इसी समय आने लगी है। ठीक है। जबकि इंडिया में अगर पूछा जाए सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा, इंडिया में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, तो मिनांडर ने चलाया था बच्चों। मिनांडर ने सबसे पहले, मिनेंडर ये कौन था, तो ये अगर पूछे कौन था, इंडो ग्रीक किंग था। इंडो ग्रीक किंग अर्थात इंडो यूनानी राजा था। इंडो यूनानी राजा मिनेंडर, इसी ने सबसे पहले इंडिया में 165 बीसी में सोने का सिक्का चलाया, लेकिन ग्रीक आर्ट में चलाया, यूनानी शैली में चलाया था। इस समय 165 बीसी में प्रथम सोने का सिक्का इंडो आर्ट में मिनांडर ने चलाया। इंडो ग्रीक किंग था, भारत के कुछ पोर्शन पर कब्जा कर लिया। जिस पोर्शन पर इसने कब्जा किया उस पोर्शन पर इसने सोने का सिक्का चलाया। इंडो ग्रीक किंग था। मिनेंडर और बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच, नागार्जुन नहीं, नागसेन, 165 बीसी के आसपास इंडो यूनानी किंग मिनेंडर नागसेन के बीच बौद्ध धर्म को लेकर धार्मिक वार्तालाप हुआ था। उस धार्मिक वार्तालाप के बाद मिनेंडर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। So there was a religious discussion between Menander, Indo-Greek king, Nagsen, Buddhist scholar. After that religious conversation, Menander accepted Buddhism. This conversation of Menander and Nagsen compiled in a book that was called as Milindipanho. मिलेंडर के प्रश्न, नागसेन के उत्तर को नागसेन के शिष्यों ने संस्कृत भाषा में कंपाइल्ड कर लिया। किताब का नाम मिलिंदी पन्हो, मिनेंडर के प्रश्न नागसेन के उत्तर। तो ये मिलिंदी पन्हो एक किताब है। मिलिंदी पन्हो किसी ने लिखा नहीं है इसको, मिलिंदी पन्हो यह किताब है, संस्कृत भाषा में। इस किताब में
मिनेंडर नागसेन के बीच धार्मिक वार्तालाप को कंपाइल किया गया है। मिनेंडर नागसेन बौद्ध विद्वान के बीच रिलीजियस कन्वर्सेशन को इस किताब में कंपाइल्ड किया गया बच्चों। इस रिलीजियस कन्वर्सेशन के बाद नागसेन बौद्ध धर्म इसको कबूलवा करवा दिया था। ये पहला किंग है इंडिया में जो सोने का सिक्का चलाया था। कनिष्क भी पहला किंग है लेकिन भारतीय शैली में सोने का सिक्का चलाया। अगर ऐसा क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि भारतीय शैली में सबसे पहला सिक्का किसने चलाया, तो बच्चों याद रखिएगा कनिष्क था। लेकिन फर्स्ट इन इंडिया कनिष्क से पहले 165 बीसी में ग्रीक आर्ट में है ये अंतर ये। तो चलिए आई थिंक आपको यह पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और वैसे तो कनिष्क के वंश का पूर्वज विमकदफिश ने भी सोने का सिक्का चलाया, लेकिन वह भी भारतीय शैली में नहीं था, वह भी सेंट्रल एशिया की शैली में था। तो इस तरह से कनिष्क का देहांत हो गया। और बच्चों एक चीज और बता देते हैं, कनिष्क के समय में ही सिल्क रूट इंडिया यूरोप सेंट्रल एशिया की तरफ जाता था। इंडिया की तरफ जो सिल्क रूट आता था, सिल्क ट्रेड, सिल्क माने रेशम, तो रेशम व्यापार स्टार्टेड विद चाइना। चीन के साथ रेशम व्यापार स्टार्ट हुआ था। सारे सिल्क रूट कनिष्क के किंगडम से गुजरते थे। एक सिल्क रूट इंडिया में भी था, जो इंडिया आता था नथुला दर्रे से आता था बच्चों। नथुला पास सिक्किम में है ये। नथुला दर्रे से रेशम मार्ग इंडिया में आता था। नथुला दर्रे से रेशम मार्ग ये भारत में आता था। सिक्किम में है नथुला दर्रा। कनिष्क के काल में रोम के व्यापारी इंडिया आते थे समुद्र मार्ग से। अरब आए, अरब से लाल सागर से अरब आए, अरब से फिर समुद्र से इंडिया में आ गए। इंडिया के मद्रास में तमिलनाडु में इंडिया के कोरोमंडल तट पर रोमन व्यापारी आते थे। और कर्नाटक के अरिकमेडु में रोमन बस्ती मिला है, रोमन लोग वहां रहते थे अरिकमेडु में। रोमन गॉड अगस्टस का टेम्पल मुजरिस में था। इंडिया में एक मंदिर है मुजरिस नामक स्थान पर, जहां रोमन गॉड अगस्टस का मंदिर है। सो रोम के व्यापारी इंडिया में लाल सागर से, रेड सी से अरब आए, अरब से फिर फारस की खाड़ी से होते हुए कोरोमंडल तमिलनाडु में आते। फिर वहां कर्नाटका में कावेरी पत्तनम नामक एक बंदरगाह था, वहां पर लैंड करते। और पुहार नामक एक और बंदरगाह था, वहां लैंड करते। लेकिन कर्नाटक के अरिकमेडु में रोमन बस्ती पाई गई है। रोमन व्यापारी वहां रहते, इंडिया से व्यापार करके फिर ले जाते। जमीन मार्ग से व्यापार नहीं करते थे बच्चों, ये लोग समुद्र से आते थे। पूरा समुद्र से नहीं आते थे, कुछ दूर लाल सागर से लैंड रूट पर चले, फिर पर्शियन गल्फ से फिर समुद्र में आए। तो इस तरह आते थे। वो साउथ अफ्रीका चक्कर लगा के नहीं आते थे, उसकी खोज तो वास्को डिगामा ने किया था। तो कनिष्क के समय में सारी बातें हैं। लेकिन आपको बताएं, कनिष्क के डेथ के बाद इस वंश का पतन हो गया। और इनके पतन के बाद एक और डायनेस्टी उभरने लगी, गुप्त वंश। गुप्त शासक कुषाण शासकों के सामंत शासक थे बच्चों। तो आई थिंक आपके कमेंट कुछ आ रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं। सोने के सिक्के बच्चे देखो, हमने आपको क्लियर कर दिया हूं। सबसे पहला सोने का सिक्का इंडो यूनानी किंग मिनांडर ने चलाया, ग्रीक शैली में चलाया, यूनानी शैली में चलाया। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिए। अमन, फर्स्ट कॉइन इन इंडिया मिनांडर ने 165 बीसी में चलाया और ग्रीक शैली में चलाया। लेकिन कनिष्क तो 72 ईस्वी में आया, 102 ईस्वी तक रहा। कनिष्क तो बाद में आया ना। लेकिन ये पूछ लें कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडियन आर्ट
भारतीय शैली में पहला सोने का सिक्का, तो फिर कनिष्क लगाइए। ओके बच्चे, ठीक है। अभिजीत, अभिजीत कोई बात नहीं, दरअसल सिलेबस थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ल्ड का पहला कैलेंडर है, यूनानी ग्रीक लोगों ने चलाया था। विवेक, वर्ल्ड का फर्स्ट कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर था। बच्चे वीडियो रुक गई है क्या? वीडियो रुका है क्या? ओके, वीडियो रुक गया था क्या बच्चों? अब ठीक है? रुका हुआ है क्या वीडियो? ओके, चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों मेरी बात समझ गए ना? अब अगर कहा जाए कि समुद्र मार्ग से भारत आने का रास्ता किसने खोजा, तो ग्रेगोरियन तो वर्ल्ड में कैलेंडर बच्चे, फर्स्ट कैलेंडर वर्ल्ड में ग्रेगोरियन कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर है, जिससे पूरे वर्ल्ड का कैलेंडर लिया गया है। भारत का नेशनल कैलेंडर शक संवत पर है। इंडिया में भी कई कैलेंडर है। विक्रम संवत 57 बीसी में चला था, विक्रम नाम के उज्जैन के राजा ने चलाया था। शक संवत 78 एडी में कनिष्क ने चलाया था। एक मुसलमानों का भी है हिजरी कैलेंडर, 622 में चला था हिजरी कैलेंडर। और एक कैलेंडर टीपू सुल्तान ने चलाया था बच्चे, है ना, मलोन नाम है उसका, मलोन कैलेंडर, 572 एडी में चला था। तो तमाम कैलेंडर है। 320 एडी में गुप्त कैलेंडर चला था, 312 एडी में कालिक कैलेंडर चला था। सब देश के अपने अपने कैलेंडर है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का पहला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रीक वालों ने दिया है। सोलर कैलेंडर है, सूर्य की गति पर बना है, 365 दिन होते हैं। जबकि बाकी जो कैलेंडर इंडिया के है विक्रम संवत, वह चंद्रमा, कनिष्क का शक संवत जो है सूर्य की गति पर है। इसलिए भारत सरकार ने अपना नेशनल कैलेंडर शक संवत को एक्सेप्ट किया है। चलिए, तो इस तरह से कुषाण वंश में कनिष्क ही मेन था। डेथ के बाद अनेक उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए बच्चों। लेकिन हम आपको बताते हैं कि गुप्त वंश, एक डायनेस्टी गुप्त डायनेस्टी आई थी। गुप्त राजा कुषाण राज को शासकों के सामंत शासक थे बच्चों, गुप्त वंश। और यह डायनेस्टी यदि आपसे पूछें तो 240 एडी से लगभग यह डायनेस्टी 580 के आसपास थी बच्चों। कहीं कहीं 585 590 भी दिया है, लेकिन गुप्त डायनेस्टी 240 ईस्वी से 595 ईस्वी तक चली थी। और ये गुप्त राजा कुषाण शासकों के सामंत शासक थे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इनकी कैपिटल पूछा जाए ना, कैपिटल गिरिव्रज, गिरिव्रज अथवा पाटलिपुत्र को ही कहते थे, पाटलिपुत्र, पटना, पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, यह इनकी कैपिटल थी। इस वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो बच्चे श्री गुप्ता। 240 से 280 ईस्वी तक
श्रीगुप्त ने शासन किया, फाउंडर यही लगाइए। या ऐसा पूछा जाए फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर, प्रथम ज्ञात गुप्त राजा, श्रीगुप्ता लगाइए। श्रीगुप्त प्रथम ज्ञात गुप्त राजा था, लेकिन इसने महाराज की उपाधि धारण किया था, महाराज। और महाराजा, महाराज की टाइटल अगर पूछा जाए ना, तो यह किसी सामंत शासक का था नाम। गुप्त राजा महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे, अर्थात प्रारंभिक गुप्त शासक कुषाण शासकों के अंडर में थे। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा घटोत्कच गुप्त था, घटोत्कच गुप्ता। दो 280 से 319 ईस्वी तक घटोत्कच गुप्त ने शासन किया था। ये महाभारत वाला नहीं है, हिडिंबा का बेटा नहीं है बच्चे, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का, श्रीगुप्त का बेटा है। घटोत्कच गुप्त का बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट था। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 एडी तक। याद रखिए बच्चों, ये तो दो सामंत शासक थे, ये दोनों महाराज की उपाधि धारण किए थे, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट घटोत्कच गुप्त का बेटा, यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह गुप्त वंश का रियल फाउंडर था। ये शब्द अगर यूज कर दिया जाए, वास्तविक संस्थापक, रियल अगर यूज किया जाए, तो याद रखें बच्चों, रियल फाउंडर में चंद्रगुप्त फर्स्ट को लगाइएगा, वास्तविक संस्थापक यही था। दूसरी बात यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है, इसी ने इंडिया में गुप्त काल में 320 एडी में, इस समय गुप्त कैलेंडर चलाया था, अर्थात गुप्त संवत इसी ने चलाया था, गुप्त कैलेंडर इसने चलाया था, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि लिया था, महाराजाधिराज। बच्चों, गुप्त शासकों में महाराजाधिराज की टाइटल स्वतंत्र शासक की तरह दिखाता है। महाराजा की टाइटल इसने और इसने लिया था, ये महाराजाधिराज की टाइटल लिया, परम भट्टारक की टाइटल लिया था, अर्थात यह प्रथम स्वतंत्र राजा था, किसी के अधीनस्थ राजा नहीं था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कुषाण शासकों को हराया, अपना किंगडम फैलाया, गुप्त संवत चलाए इसी उपलक्ष्य में। यह गुप्त कैलेंडर चंद्रमा की गति पे चलता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, इसी ने पहली बार गुप्त शासकों में सिक्का भी चलाया है, फर्स्ट गुप्त किंग, प्रथम गुप्त राजा जिसने सोने चांदी के सिक्के चलाए। इन दोनों ने सिक्के नहीं चलाए हैं, श्रीगुप्ता घटोत्कच गुप्त ने सिक्के नहीं चलाए। फर्स्ट गुप्त किंग स्टार्टेड कॉइन्स। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा, बच्चों चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा समुद्रगुप्त था, जिसने अपने बाहुबली से पूरे भारत को जीत लिया था। 100 लड़ाई के आसपास समुद्रगुप्त ने लड़ाई लड़ा था इंडिया में। इसलिए गुप्त शासकों में सबसे विशाल किंगडम पूछें तो समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबली पर एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो देखें, समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताने चल रहे हैं, और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा यही था। हालांकि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो इसका बेटा था समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का बेटा,
चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है, गोल्डन पीरियड कहा गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी अपनी क्लाइमेक्स पर थी। कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी चंद्रगुप्त सेकंड के समय में अपनी क्लाइमेक्स पर थी, चरम सीमा पर थी। तो बच्चों यहां पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा समुद्रगुप्त 335 एडी से 375 एडी तक, कहीं कहीं 380 एडी भी दिया होता है, लेकिन ये ठीक है, कुछ स्थानों पर 335 से लेकर 380 एडी भी दिया होता है, बट ये वाला राइट है। तो समुद्रगुप्त, अब देखिए नाम से इसके अगर देखें, समुद्रगुप्त का मतलब होता है जो समुद्र के पानी को पी गया हो, समुद्र को गुप्त कर गया हो और फिर यूरिनेट कर दिया हो, पानी हो गया हो खारा। तो ऐसा नहीं था, लेकिन नाम है, पावरफुल था। इसको काच भी कहते थे, शायद इसका वास्तविक नाम काच था, रियल नेम था। और बाद में जब इसने 12 विजय साउथ में किया, 9 विजय आटविक प्रदेश में किया और इसी तरह से 13-14 विजय नॉर्थ वेस्ट में किया, अर्थात कुल मिला के छोटी बड़ी लगभग 100 के आसपास इसने लड़ाई लड़ा था। सभी लड़ाई को इसने जीता था, अपने दम पर गुप्त वंश का विस्तार किया था। अगर ऐसा पूछा जाए कि किस गुप्त राजा ने 100 के आसपास लड़ाई लड़ करके गुप्त किंगडम को बनाया था, तो समुद्रगुप्त था, विशाल किंगडम का मालिक था। तो यहां पर अगर आप देखें तो समुद्रगुप्त, बच्चों इसको जानते हैं भारतीय नेपोलियन कहा गया है, इंडियन नेपोलियन। इसे भारतीय नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा है, अगर ये पूछा जाए किसने इसको भारतीय नेपोलियन कहा है, तो एक इतिहासकार हैं V.A. स्मिथ ने कहा था। विंसेंट आर्थर स्मिथ, V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत के इतिहास को सबसे पहले कंपाइल किया था इस किताब में, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये किताब इन्होंने लिखी है, और ये अंग्रेज ना आते तो शायद इंडिया के इतिहास को कंपाइल्ड न किया जाता। बेशक अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हिस्ट्री को कंपाइल्ड किया है, लेकिन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया V.A. स्मिथ ने कंपाइल्ड किया है। सो बच्चों इस किताब में भारतीय नेपोलियन V.A. स्मिथ ने कहा है। क्यों कहा है? समुद्रगुप्त ने जितनी भी लड़ाई लड़ा, एक भी लड़ाई हारा नहीं, सभी लड़ाइयों को जीत गया था। जबकि फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई हार गया था। वाटरलू बेल्जियम में है, 1815 में बेल्जियम में वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई। वाटरलू की लड़ाई में 4 देशों ने नेपोलियन बोनापार्ट को चारों तरफ से घेर कर फिर हराया था। ब्रिटेन के नेतृत्व में प्रशा, आज का जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, चारों ने मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के मैदान में बुरी तरह से हराया था। और नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़ लिया, पकड़कर सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बना लिया, जहर देकर मार दिया था। विश्व का महान किंग फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई में हार गया, सेंट हेलेना में बंधक बना लिया गया, जहर देकर मार दिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा गया है, सौभाग्यशाली पुरुष कहा गया था। छोटी हाइट का था, लिटिल कॉर्पोरल भी कहा गया। नेपोलियन बोनापार्ट छोटी हाइट का था, 5 फीट 3 इंच का था, इसलिए इसको लिटिल कॉर्पोरल भी कहा गया था। जेकोबियन क्लब बनाया था। भारत का नेपोलियन बोनापार्ट से
भारत का टीपू सुल्तान नेपोलियन बोनापार्ट से करस्पॉन्डेंस भी करता था, आगे बताएंगे फिर। सो अगर ये कहा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। किसने कहा है? वी ए स्मिथ ने कहा है। क्यों कहा है? जितनी भी लड़ाई लड़ा समुद्रगुप्त एक भी लड़ाई हारा नहीं, इसलिए यह भी कहा है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत आगे था, जितनी भी लड़ाई लड़ा एक भी लड़ाई हारा नहीं। तो बच्चे इसलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज की टाइटल भी दिया गया है, कविराज। यह भी समुद्रगुप्त को कहा गया है कविराज। क्यों कहा गया है? क्योंकि वीणा बजाता था। वीणा ल्यूट कहलाता है इंग्लिश में, और गाता भी था। दोनों बातें हैं बच्चों। वीणा वादक था, वीणा बजाता था, एवं गाता भी था। दोनों बातें हैं, इसलिए इसको कविराज कहा गया है। वीणा बजाता था, गाता भी था, इसलिए इसको कविराज कहा गया है। सोने के कई सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए गाते हुए दिखाया गया है। सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए गाते हुए दिखाया गया है। एक नहीं कई प्रकार के सिक्के इसने चलाए थे। अश्वमेध किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, तो अश्वमेध यज्ञ टाइप का सिक्का चलाया। किंग एंड क्वीन टाइप का सिक्का चलाया। लॉयन हंटिंग टाइप का सिक्का चलाया। वीणा बजाते हुए सिक्का चलाया है। वीणा इंडिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। यह भारत का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, सबसे पुराना वाद्य यंत्र इंडिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र इंडिया का, तो बच्चों वीणा लगाइएगा। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि रामायण महाभारत को माइथोलॉजी मानते हैं, काल्पनिक बात मानते हैं, और जबकि ऐतिहासिक घटना ये है। तो बच्चे समुद्रगुप्त एक टाइटल और दिया गया है, लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी, यह थी मदर समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की मदर कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी बच्चों। समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी घराने से बिलोंग करती थी, इसलिए इसको लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। दौहित्र माने ग्रैंड सन, यानी इसके नाना वैशाली के लिच्छवी वंश के थे बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं, अगले सेशन में यहां से आपको पढ़ाएंगे। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप बताएं जल्दी से फटाफट, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम आपको यहां से पढ़ाएंगे। एक बार याद दिला दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं रहता है कहाँ तक बताए हैं, इसलिए आप एक बार पूछ लिया करूंगा आपसे। बाकी पोस्ट मौर्य, ठीक है ना? तो बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? अमन कुमार, लकी पंचोली, रोहित बसक, ओजस शुक्ला, अजय कौशिक, कोई क्वेश्चन पूछना है? बताएं बच्चों।
जल्दी से बताइए। मथुरा शैली बता दीजिए। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनती थी बेटे। बच्चे भी आपने एक पूछा था कॉस्मोलॉजी क्या है। कॉस्मोलॉजी तो आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनती थी। मतलब बता दीजिए। कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है। आई थिंक आप जानते हैं, इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है। आप बिग बैंग थ्योरी पढ़े हैं साइंस में? बिग बैंग थ्योरी पढ़े हैं साइंस में? अगर हाँ, तो बिग बैंग अगर थ्योरी पढ़े होंगे बच्चे, तो कॉस्मोलॉजी वही है। ये यूनिवर्स और उस ओरिजिन कहाँ हुआ, ये सब चीजें हैं उसमें। बिग बैंग थ्योरी अगर पढ़े होंगे ना, उसी में है ये। आप साइंस वाले सर से पूछिएगा बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। उस बिग बैंग थ्योरी के बाद यह ब्रह्मांड और सारे प्लैनेट्स बने हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग के बाद यह यूनिवर्स और ब्रह्मांड, यह सारे प्लैनेट ओरिजिन हुए हैं, उसी में आता है कॉस्मोलॉजी में। ठीक है। तो मथुरा शैली यही था बच्चे, जो आपको बताएं मथुरा शैली में। हाँ, बिग बैंग थ्योरी है बच्चे। बिग बैंग तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे या केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे ना हमारे ख्याल से, फिजिकल रिएक्शन वगैरह में उसमें पढ़ेंगे। कॉस्मोलॉजी उसी का पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी से कॉस्मोलॉजी, जिसमें ये यूनिवर्स प्लस प्लैनेट जो बने हैं वो सब कॉस्मोलॉजी में आते हैं। चलिए, तो मथुरा शैली, मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां बनती थी। भगवान बुद्ध को महायानिस्ट मथुरा शैली में मूर्तियां बना के पूजते थे। और मथुरा शैली में बुद्ध बैठे हुए हैं, और जिस पत्थर का प्रयोग किया गया है उसको रेड सैंडस्टोन कहते हैं। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, गुड डे, हैव ए गुड डे।